क्लास 11 का लेसन 15 है ये, उपग्रहों की गति और पलायन वेग, मोशन सैटेलाइट्स एंड स्पेक्ट वेलोसिटी। ठीक है ना। इसमें आपको सबसे पहला हेडिंग डालना है उपग्रह। देखिए उपग्रह की परिभाषा क्या है आप ये जान लीजिए। सबसे सिंपल परिभाषा ये है कि ग्रह की परिक्रमा करने वाले सभी पिंड उपग्रह कहलाते हैं, चाहे वो मानव निर्मित हो या प्राकृतिक हो। ठीक है। जैसे एक सबसे बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल माना जाता है चंद्रमा को, जो पृथ्वी का उपग्रह है। उपग्रह के बारे में, उपग्रह कितने होते हैं उसके हम पहले वाले में ही, गुरुत्वाकर्षण में ही हम सारे उपग्रह की संख्या दे दिए थे। इसमें केवल आपको सेटिंग देते हैं। तो देखिए सैटेलाइट्स क्या है, वे सभी प्राकृतिक और मानव निर्मित पिंड या निकाय जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं, जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। क्लियर। सभी उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा एक निश्चित कक्षा में करते हैं। ये उसके लिए बहुत बेटर होता है। ये समझ नहीं आता लोगों को कि कैसे कक्षा में परिक्रमा करते हैं। अब उपग्रह में दो तरफ के उपग्रह होते हैं, एक प्राकृतिक नेचुरल सैटेलाइट्स और कृत्रिम आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आप देख रहे होंगे। ठीक है। तो प्राकृतिक उपग्रह क्या है वो आप देख लीजिए। प्राकृतिक उपग्रह वे आकाशीय पिंड जो स्वतः ही ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उन्हें हम प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। उसका एग्जाम्पल है चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। और कृत्रिम उपग्रह में आर्यभट्ट है, इनसेट 1 है, वो तो अलग चीज़ हो गई। ठीक है। और कृत्रिम उपग्रह वे उपग्रह जो मानव निर्मित हैं और ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उन्हें हम कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। पृथ्वी के कृत्रिम उपग्रह अगर आप विचार करें तो आर्यभट्ट है आपका। ठीक है। इनसेट 1 है, इनसेट 2 है, इस तरह से कृत्रिम उपग्रह है। एक और चीज़ होता है, उपग्रह भी जो कृत्रिम उपग्रह हैं वो दो तरह के होते हैं, ध्रुवीय उपग्रह और भूस्थरीय या तुल्यकालिक उपग्रह। इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये आपकी पृथ्वी है, इसमें यहाँ पे उत्तर और यहाँ दक्षिण होता है। ठीक है। ये दक्षिण होता है। और एक चीज़ और हम आपको बता रहे हैं, एक होती है भूमध्य रेखा, बिल्कुल भूमध्य रेखा, ऐसे बिल्कुल मिडिल में होती है भूमध्य रेखा। इसी के पैरेलल एक होती है विषुवत रेखा, ठीक इसी के पैरेलल। तो याद रखिएगा जो उपग्रह भूमध्य रेखा के अराउंड चक्कर लगाते हैं, है ना, या विषुवत रेखा के अराउंड चक्कर लगाते हैं, कोई भी उपग्रह हो जो भूमध्य रेखा के अराउंड चक्कर लगाएगा उसको हम कहेंगे भूस्थरीय या तुल्यकालिक उपग्रह। और जो उपग्रह ध्रुवों के अराउंड चक्कर लगाता है ना, ध्रुवों के अराउंड अगर चक्कर लगाता है उपग्रह तो उसको हम कहते हैं ध्रुवीय उपग्रह। ठीक है ना। आपको समझ में आया। ये उपग्रह कैसा बोला जाएगा, भूस्थरीय उपग्रह या तुल्यकालिक। और इसको क्या बोलेंगे उपग्रह को, ये हो जाएगा आपका ध्रुवीय उपग्रह, है ना, पोल, है ना, पोलर सैटेलाइट। और ये हो जाएगा आपका जियो स्टेंसरी सैटेलाइट्स। तो ये आपको हम दोनों उपग्रह को ये दिखाए हैं। ठीक है। तो सबसे पहले भूस्थरीय उपग्रह के बारे में आपको बताते हैं कि वे कृत्रिम उपग्रह जो पृथ्वी तल के सापेक्ष स्थिर प्रतीत होते हैं। देखिए सामान्य रूप से तो ऐसा कभी होता नहीं है कि पृथ्वी का भूस्थरीय उपग्रह जो है बिल्कुल ही वो भूमध्य रेखा पे बना हो, ऐसा नहीं होता। वे कृत्रिम उपग्रह जो पृथ्वी के तल के सापेक्ष स्थिर प्रतीत होते हैं, यानी एक आदमी पृथ्वी तल पर खड़ा है तो वो उपग्रह जो है उसके सामने दिखाई देता रहेगा ऊपर। ठीक है। उसे हम कहते हैं भूस्थरीय उपग्रह। ठीक है। इसकी क्या खास बात होती है वो जानिए। भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर स्थापित किए जाते हैं। फिर भी हम ये देखिए लिखे हैं आपके लिए नोट्स नीले से, पर वह ठीक भूमध्य रेखा के ऊपर स्थापित नहीं किए जा सकते। यानी भूस्थरीय को हम ये मानते हैं कि वो भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर स्थापित किया जाता है, लेकिन पृथ्वी का उपग्रह ठीक भूमध्य रेखा के ऊपर स्थापित नहीं किया जा सकता।
दूसरी बात, जो उपग्रह होते हैं, जो भूस्तरीय उपग्रह हैं, वो पूरब से पश्चिम की ओर राउंड करते हैं। ठीक है, आप अगर इसमें देखना चाहें तो इसमें देख सकते हैं, जैसे ये पूरब होगा और ये पश्चिम होगा, तो वो जो चलते हैं वो पश्चिम से पूरब चलते हैं। जैसे हमने इसमें दिखाया है पूरब से पश्चिम, ये पश्चिम है और ये पूरब है और इसकी तरफ चल रहा है। ठीक है। दूसरी बात कि इस उपग्रह का परिक्रमण काल 24 घंटा होता है। ये 24 घंटा जो परिक्रमण काल है पृथ्वी का घूर्णन काल भी है। ठीक है ना, एक चक्कर लगाने में पृथ्वी जो है 24 घंटा लेती है, तो परिक्रमण काल भी भूस्तरीय उपग्रह का 24 घंटा ही होता है। इसीलिए कहा जाता है कि वो स्थिर उपग्रह है। दूसरी बात कि पृथ्वी तल से ये इतनी ऊंचाई पर होता है कि उसकी हाइट होती है भूस्तरीय उपग्रह की सामान्य रूप से। उपग्रह का जो कक्षीय चाल है, यानी जो जिस वेग से वो अपने ग्रह की चक्कर लगाता है, उसका मान है पृथ्वी के लिए ही है ये 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। दूसरी बात, इसका यूज करते हैं हम दूरसंचार या अन्य संचार प्रणाली के रूप में। दूरसंचार में या अन्य संचार प्रणाली में ये उपग्रह सहायक होते हैं। ये क्लियर हो गई बात आपकी। एक ध्रुवीय उपग्रह के बारे में सोचते हैं। वे उपग्रह जो पृथ्वी के ध्रुवों के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, यानी ध्रुव के अराउंड जो चलते हैं, उन्हें हम कहते हैं ध्रुवीय उपग्रह। ये उपग्रह जो होते हैं ये तुल्यकालिक उपग्रह के सापेक्ष कम ऊंचाई पर होते हैं। ठीक है, तो इन उपग्रहों की जो हाइट होती है 500 से 800 किलोमीटर के बीच की होती है। यानी इन्हें जब सत्यापित किया जाता है पृथ्वी की कक्षाओं में, तो 500 से 800 मीटर की ऊंचाई तक ही रखा जाता है। ये उपग्रह उत्तर से दक्षिण दिशा में घूमते हैं। देखिए हमने इसमें दिखाया है उत्तर से दक्षिण दिशा में घूमते हुए, देखिए, यानी ध्रुवीय उपग्रह उत्तर से दक्षिण दिशा में राउंड करते हैं। इनका आवर्त काल 100 मिनट का होता है। देखिए 100 मिनट के कहने का मतलब ये हुआ कि एक ही स्थान पर ये उपग्रह कई बार दिखाई देते हैं। एक बार दो बार नहीं, कई बार आते हैं एक ही स्थान पर, यानी एक बिंदु पर ये कई बार पास करते हैं। इंडिया को पास करना होगा तो कई बार पास करेंगे इंडिया को। ठीक है, उसी की वजह से ये बादलों की स्थिति, वायुमंडल स्थिति, ओजोन परत के बारे में जानकारी देते हैं। इसी से मौसम की जानकारी मिलती है। नक्शे का निर्माण जो होता है, सैटेलाइट में आप देखते हैं कि नक्शा दिखाता है, तो वो इसी की वजह से दिखाता है, ध्रुवीय उपग्रह के कारण। क्लियर हुआ इतनी बात आपको? हम समझते हैं क्लियर हो गया होगा। उपग्रह किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? उपग्रह होते हैं 2 प्रकार के, प्राकृतिक और कृत्रिम। और कृत्रिम उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, भूस्तरीय और तुल्यकालिक। ये उपग्रह या फिर ध्रुवीय उपग्रह, दोनों समझ में आ गए। अब देखिए, उपग्रह किसी न किसी वेग से अपने ग्रहों की परिक्रमा करता है। ठीक है, कृत्रिम की ही बात कर लेते हैं तो भी सही है। तो देखिए, ये पृथ्वी है, इसका ये उपग्रह है और ये ऐसे राउंड करता है। एक निश्चित चक्कर एक निश्चित समय में परिक्रमण काल को पूरा करे, इसके लिए एक विशेष वेग होता है इसका, और वो सूक्ष्म और नियत होता है। मतलब कम होता है और नियत होता है, यानी चेंज नहीं होता। तो उसी को कहते, देखिए उपग्रह का कक्षीय चाल ये आपको दे रहे हैं, ऑर्बिटल स्पीड। किसी उपग्रह का वह निश्चित और सूक्ष्म स्थिर चाल, निश्चित और सूक्ष्म स्थिर चाल। देखिए सूक्ष्म भी होगा, यानी बढ़ेगा घटेगा नहीं, नियत होगा, तेज भी नहीं होगा, और स्थिर रहेगी चाल उसकी, यानी वो चेंज नहीं करेगा अपनी चाल को, चाल अपनी स्पीड को नहीं बदलेगा। तो एक किसी उपग्रह का वह निश्चित सूक्ष्म स्थिर चाल जिससे वह ग्रह की परिक्रमा करता है, उसे हम कहते हैं उस उपग्रह की कक्षीय चाल। क्लियर हो गया। इसका सत्यापन अगर हम लोग करते हैं तो ये देख लीजिए सत्यापन। ये उपग्रह है, ये पृथ्वी है आपकी आरी त्रिज्या की, एमी द्रव्यमान की, और यहाँ से आर दूरी पर, आर दूरी की कक्षा पर एक वृत्तीय कक्षा में ये उपग्रह V0 कक्षीय चाल से चल रहा है, और इसके तल से इसकी हाइट है h। तो आप ये खूब अच्छी तरह समझ सकते हैं कि r जो है वो RE + h से मिलके बना है। ठीक है, सेंटर से ये r है, लेकिन अगर तल से देखा जाए तो h है, तो सेंटर से पूरा RE + h भी r को हम कह सकते हैं। ये आपको थ्योरी हम दे रहे हैं।
माना एक पृथ्वी का उपग्रह पृथ्वी का उपग्रह जिसका द्रव्यमान m है, दिख रहा है, ये m है, उपग्रह m का द्रव्यमान का है, और पृथ्वी के चारों ओर कक्षीय वेग v0 से परिक्रमा कर रहा है। पृथ्वी के केंद्र से इसकी दूरी r है, उसी को हम re+h कह रहे हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान me है और त्रिज्या re है। एक चीज देखिए, पृथ्वी का जो उपग्रह है वो वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है। तो वृत्तीय कक्षा में अगर कोई घूमता है तो उसमें अभिकेंद्र बल उत्पन्न होता है, क्योंकि उसका वेग लगातार चेंज होता है। तो उसको आवश्यक अभिकेंद्र बल मिलता है गुरुत्वाकर्षण बल से। देखिए हमने लिखा है वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करते हुए उपग्रह को आवश्यक अभिकेंद्र बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है, यानी उपग्रह पे जो गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा उसका मान अभिकेंद्र बल के बराबर होगा। अगर ऐसा नहीं होगा, कोई भी बल अगर बड़ा हो जाए, जैसे अभिकेंद्र बल बड़ा हो जाएगा तो उपग्रह पृथ्वी की केंद्र की ओर आने लगेगा। गुरुत्वाकर्षण बल बड़ा होगा तो भी केंद्र की ओर, यानी दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो उपग्रह पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल और उपग्रह पर अभिकेंद्र बल। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र होता है Gm1m2/r²। तो G यहाँ पे पृथ्वी है और उपग्रह है, दो द्रव्यमान आपको दिख रहे हैं, और उसके बीच की दूरी है r, और mv² का ये हो जाएगा कक्षीय वेग उसका ये है, इसी से तो ये mv² अभिकेंद्र बल हो गया, और Gme m/r² ये गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। m कैंसिल हो गया, एक r इसमें से कैंसिल होगा, तो Gme r/v0² होगा। ठीक है ना। अब इसको हम अगर कक्षीय वेग को देखिए v0 बराबर, हम ये एक सूत्र बना लेते हैं, यानी ये कक्षीय वेग का एक सूत्र बन जाएगा, समीकरण 1 कह सकते हैं इसको। थोड़ा चेंज करेंगे, r की जगह re+h करेंगे तो ये समीकरण 2 भी बन जाएगा आपका। ठीक है, ये ऊंचाई के पद में है। अगर Gre² बराबर होता है, ये सूत्र आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ से आता, तो वो भी बता देते हैं। ये गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र है, तो Gme/Gre² हो सकता है। तो Gme की जगह पे अगर हम ये लिख दें तो ऐसा दिखेगा। इससे सूत्र अगर हम बनाना चाहें तो re को अगर बाहर निकाल लें तो आपका ये सूत्र दिखने लगेगा, ये भी एक सूत्र माना जाएगा तीसरा। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण और ऊंचाई के पद में है ये, पहला वाला द्रव्यमान के पद में, दूसरा वाला आपके गुरुत्वीय त्वरण और re के पद में। दूसरी बात, अगर पृथ्वी तल के समीप हो, यानी h का मान re के सापेक्ष क्या हो, re का मान ज़्यादा हो h से, तब उस स्थिति में h को हम जब छोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा Gre²/re, re कैंसिल हो जाएगा Gre, और इसका मान अगर हम हल करते हैं, G का मान 9.8 रख दें, इसका 6300 किलोमीटर रख दें, तो वो मान आता है 8 किलोमीटर पर सेकेंड, लगभग 7.9 आता है, जिसको हम 8 कह सकते हैं। या अगर इसको 10 रख दें, इसको 6400 कर दें किलोमीटर, तो ये यही मान आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी जो उपग्रह है वो अगर पृथ्वी तल के समीप चक्कर लगाता है तो उसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर पर सेकेंड का होता है। ये क्लियर हो गया आपको। आप रिपीट करके देखिएगा वीडियो को, क्योंकि आपको पढ़ना है। ये लास्ट चैप्टर है फिजिक्स फर्स्ट का, ये फिजिक्स फर्स्ट के खंड का ये लास्ट चैप्टर है, और ये 15वां चैप्टर बोला जाता है। धन्यवाद आपको।